ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड की कैलकुलेशन को डिस्कस करा था और हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। ठीक है बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ज़रा देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्वेश्चंस जो है ना वो किस तरह से करने हैं। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल कैटेगरी है, उसके बहुत कम क्वेश्चन टेस्ट होते हैं पेपर के अंदर। मतलब हाँ, जिस तरह से बेसिक मोल्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट होते हैं उस कैटेगरी के, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के उतने ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। ठीक है, खैर हम लोग देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक मैं इसका आपको मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, एक आपको आसान क्वेश्चन कराता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। अब देखो बेटा, होता क्या है बेसिकली कि अगर कोई कंपाउंड जो है ना वो H2O के साथ बॉन्डेड होता है, मतलब अगर उसके अंदर अगर पानी होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Na2CO3 डॉट 6H2। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि भाई सोडियम कार्बोनेट जो है ना, यानी Na2CO3 जो है ना, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो साथ में अटैच्ड है। ठीक है, बेसिकली ये जो ना हाइड्रेटेड सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। ठीक है, हाइड्रेटेड क्यों कहते हैं, इसको याद करने का इजी तरीका ये कि हम लोग जब भी गर्मियाँ होती, हीट स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं ना, हमारे बड़े वगैरह बोलते हैं कि यार हाइड्रेटेड रहना, ज़्यादातर लिक्विड्स का इंटेक लेते रहना, पानी वगैरह पीते रहना। तो हाइड्रेटेड को आप वहाँ से याद रखो कि भाई हाइड्रेटेड का मतलब है कि पानी मौजूद होना, वाटर कंटेंट मौजूद होना उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अगर मैं सिर्फ Na2CO3 लिखूं तो इसका मतलब है भाई इसके अंदर से अगर मैंने पानी इवेपोरेट कर दिया है तो मैं इसको कहूँगा कि भाई अब ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस से बन गया ये एनहाइड्रस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अब इसके अंदर से मैंने वाटर कंटेंट जो है ना वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा ये एनहाइड्रस है। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई एक सब्सटेंस था, उसके अंदर पानी था, आपने उस पानी को इवेपोरेट कर दिया, अब वो जो है ना बगैर पानी के हो गया, मतलब वो आपने उसको हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी सिंपल सी बात ये है। तो हम लोग सवाल पढ़ते जरा देखते सवाल किस तरह से आता है। ठीक है, तो मुझे बोलता है 6.08 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डॉट XH2O। अब देखो यहाँ पे H2O के साथ जो X है ना, ये बेसिकली मोल्स ऑफ H2O की बात हो रही है कि भाई Na2CO3 डॉट XH2O के अंदर मोल्स ऑफ H2O कितने हैं। तो यहाँ पे x है, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे बोलता है 6.08 ग्राम्स, मतलब पूरा इस पूरे का मास कितना था, 6.08 ग्राम्स था, मतलब पानी के साथ मिला के कितना था, 6.08 ग्राम्स था, वॉज हीटेड। ठीक है, वंस ऑल द वाटर इवेपोरेटेड, जब सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो गया तो इसके बाद मास ऑफ रेजिड्यू, मतलब जो चीज़ बच गई उसका मास कितना था भाई, 2.12 ग्राम्स था। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो तो कंपाउंड क्या भाई, पूरा कंपाउंड का मास कितना था, यानी अगर मैं बात करूँ Na2CO3 डॉट XH2 की मैं बात कर लूँ तो इस पूरे कंपाउंड का मास कितना था बेटा, मेरे पास 6.08 ग्राम्स था। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जब पानी इवेपोरेट कर दिया तो रेजिड्यू जो, यानी जो चीज़ बच गई, उसका मास कितना था भाई, 2.12 था। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है ना कि भाई Na2CO3 का मास कितना हो गया, हमारे पास 2.12 ग्राम्स आ गया। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि जो वाटर इवेपोरेट हुआ है उसका मास कितना होगा, तो भाई आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, माइनस कर लो, 6.08 ग्राम्स टोटल था, इवेपोरेट करने के बाद इतना बचा, तो इसका मतलब जो इवेपोरेट हुआ है आप माइनस करके निकाल लो। तो सिंपल सी बात है, मैं 6.08 माइनस 2.12 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि बेटा वाटर का मास कितना था, जो इवेपोरेट हो चुका है वाटर, उसका मास कितना है, मेरे पास 3.96 ग्राम्स है। तो इसका मतलब कि मेरे पास XH2O, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो मुझे ये बात पता है कि भाई XH2O का मास कितना आ गया, मेरे पास 3.96 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जरा जो है ना वो देख लेते हैं कि भाई इसको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई मुझे जो है वो Na2CO3 तो पता है, तो मैं इसका जो है वो मेरे पास मास है, इसको मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर mr करके जो है ना उसके मोल्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास Na2CO3 के मोल्स निकालता हूँ, मोल्स ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास मास दिया हुआ है Na2CO3 का 2.12। ठीक है, और Na2CO3 का मेरे पास mr कितना होगा, सबसे पहले देखो बेटा इसके अंदर 2 सोडियम है, तो एक सोडियम होता है हमारे पास 23 का, तो 23 इंटू 2 प्लस मेरे पास एक कार्बन है इसके अंदर, तो एक कार्बन होता है 12 का, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 है, और एक ऑक्सीजन होता है मेरे पास 16 का, तो दैट इज 16 इंटू 3। ठीक है, तो मैं जो ना वो कर लेता हूँ उसको, मैं कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट पुट करूँगा, आप लोग को ये बात पता है, तो मैं ज़रा डाल देता हूँ 2.12 अपॉन 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3। तो ये देखो मैंने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ डायरेक्ट जो ना फीड कर दिए। ठीक है, और मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया 0.02 मोल्स है। किसके मोल्स आ गए बेटा, ही मेरे पास Na2CO3 के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स, और ये किसके मोल्स है भाई, Na2CO3 के मोल्स आ गए मेरे पास 0.02।
तो पहली चीज़ ये कि मैंने Na2CO3 का जो मास था उसको मैंने डिवाइड करा उसके MR से, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि भाई मेरे पास मोल्स कितने हैं, 0.02 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि भाई मेरे पास जो है वो वाटर के मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़रा वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाटर का मास कितना है भाई, 3.96 ग्राम्स है। ज़रा हम लोग वाटर का मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और काम सॉरी मोल्स निकाल लेते हैं वाटर के। तो वाटर का मास था बेटा 3.96, ठीक है। और अपॉन में कर देता हूँ वाटर का MR। तो वाटर में आपको ये बात पता है कि मोल्स इसके मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, तो सिंपल इसको 2 1 2, मतलब एक हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास 1 का होता है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कर दो, प्लस हमारे पास एक ऑक्सीजन 16 का होता है तो 16 × 1 कर देते हैं। तो मेरे पास मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे मेरे पास, 3.96 अपॉन 1 × 2 प्लस 16 × 1, ठीक है। तो मैंने जब करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.22। तो मेरे पास ये मोल्स आ गए 0.22। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने तो अभी देख लिया बेटा कि इस मैथ के हिसाब से कितने मोल्स थे, इतने इतने थे, लेकिन मुझे ये इस इक्वेशन के अंदर मतलब इस सॉल्ट के अंदर मोल्स कितने हैं एक्चुअली मुझे ये देखना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं मोल्स का रेशो बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं Na2CO3 और H2O के मोल्स का ज़रा रेशो बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फाइनल काम है। तो अगर आप इस सॉल्ट के फॉर्मूला के अंदर देखो तो मुझे Na2CO3 के मोल्स कितने बेटा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 है, तो Na2CO3 के साथ तो 1 लगा हुआ है। अच्छा H2O के मोल्स कितने, x हैं, वही मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो Na2CO3 के जो हमने मोल्स निकाले बेटा वो कितना है, 0.02 आए, तो मैंने 0.02 नीचे लिख दिए। और H2O के मोल्स मेरे पास कितने आए, 0.22 आए, तो मैंने वो 0.22 नीचे लिख दिया। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.22 × 1 अपॉन 0.02, ठीक है। तो ये पास x की वैल्यू आ जाएगी इससे, तो 0.22 अपॉन 0.02 कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास देखो x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 11 आ गई। तो ये मेरे पास बेटा x की वैल्यू क्या आ चुकी है, मेरे पास Na2CO3.xH2O के अंदर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है। तो इसका मतलब ये Na2CO3.11H2O है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। मैं ज़रा आपको वापसी समझाता हूँ हुआ क्या। देखो ये सवाल था मेरे पास, इसने मुझे बोला था Na2CO3.xH2O का ना मास कितना था टोटल, मेरे पास 6.08 ग्राम्स, तो मैंने वो लिख लिया अपने पास। फिर इसने मुझे बोला कि जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो मास ऑफ रेजिड्यू कितना बचेगा, यानी जब सारा वाटर रिमूव हो गया तो मास कितना बचा मेरे पास, 2.12। जाहिर सी बात है जो बच जाएगी चीज़, अगर वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगी क्या चीज़, Na2CO3। तो Na2CO3 का मैंने मैच लिख लिया 2.12। मैंने इन दोनों को आपस में माइनस करा, 6.08 में से 2.12 जब मैंने माइनस करा तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरा वाटर कितना इवेपोरेट हुआ है। तो मैंने वो लिख लिया कि भाई मेरे पास वाटर कितना इवेपोरेट हुआ है, XH2 इवेपोरेट हुआ था और उसका मैच कितना भाई 3.96 था, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने जो है ना वो इसके मोल्स निकाले अलग, Na2CO3 का मैस ओवर MR करके मैंने मोल्स निकाले, ठीक है। इसी तरह से मैंने XH2O के मैस ओवर MR करके मैंने इसके मोल्स निकाली H2O के, ठीक है। ये वो मोल्स थे कि भाई जो मैस के हिसाब से हमारे पास मोल्स आने चाहिए, तो ये वो मैस के हिसाब से मैंने मोल्स निकाल लिए। लेकिन मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था कि भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास x की वैल्यू क्या बननी चाहिए। जब मेरे पास Na2CO3 का जब मोल 1 होगा तो तब मेरे पास x मोल्स कितने, मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, मुझे वो देखनी थी। तो मैं लिखा भाई अगर Na2CO3 1 होता है तो x कितना होना चाहिए h, क्योंकि बेटा मुझे बात पता थी कि भाई Na2CO3 के जब मोल 0.02 होंगे तो मेरे पास 0.22 मोल्स होंगे H2O के। मुझे तो ये मिला ना अपनी कैलकुलेशन से, मुझे अपनी कैलकुलेशन से ये बात पता चली कि भाई Na2CO3 के जब मोल 0.02 होंगे तब H2O के मोल्स इतने होंगे, मुझे ये बात पता चली। लेकिन मैं क्या जानना चाहता था कि भाई Na2CO3 के जब मोल्स 1 होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं ये जानना चाहता था कि Na2CO3 के जब मोल्स 1 होंगे तो x की क्या वैल्यू होगी, मुझे ये जाननी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 1 के सामने मैंने लिख दिया x, क्योंकि मुझे x चाहिए था, ठीक है। 1 और x मुझे ही चाहिए था। और मैं लिखा भाई जब 0.02 होते हैं Na2CO3 के तो H2O 0.22 होता है। मैं सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 11। तो ये मेरे पास एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप अगर थोड़ी सी वीडियो वापसी करके देख लो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से वर्किंग करी, ठीक है। अब हम लोग जरा एक और चीज़ देखते हैं, एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है। इसके दूसरा जो कैटेगरी वाला क्वेश्चन दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। मुझे बोलता है द एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है हमारे पास, Al होता है बेटा +3 हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास सल्फेट होता है SO4 -2। तो आपको ये बात पता है एसिड बेसिस से कि बन जाएगा Al2
SO4 ब्रैकेट के बाहर 3, ठीक है, इज फॉर्म्ड इज क्रिस्टलाइज टू मेक हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि बेटा इसके साथ वाटर कंटेंट मौजूद होगा, तो वाटर कंटेंट आप देखो इसके अंदर है, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई Al2SO4 3.xH2 हो है, x की मुझे वैल्यू चाहिए। मुझे बोलता है द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट इज 666। अब देखो ये वाला सवाल इसलिए आसान है क्योंकि पहले वाले सवाल में ना मुझे टोटल इस पूरे का ना कंबाइंड MR नहीं बताया हुआ था, ठीक है। इसने मुझे ग्राम्स में मैथ्स बताया था, ग्राम्स की बात नहीं करा मैं मैथ्स, इसने मुझे MR नहीं बताया था, मुझे मॉलिक्यूलर मैथ्स नहीं बताया था, इसने मुझे नॉर्मल मैथ्स बताया था, ठीक है। इसने मुझे नॉर्मल मैथ्स बताया था वे करके कि भाई इतना मैथ्स है इसका, लेकिन इसने मुझे मॉलिक्यूलर मैथ्स नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इजी है क्योंकि बेटा इसने मुझे पूरे Al2SO4 3.xH2 का मॉलिक्यूलर मैथ्स कितना बता दिया है 666, मतलब इन सबको मिला के 666 बनेगा। तो अब ये तो बिल्कुल मैथ्स का एक सवाल हो गया। क्या है इसका मतलब जरा समझते हैं भाई। इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि Al2SO4 3.xH2O ये पूरा का पूरा MR मिला के कितना है बेटा 666 है। अच्छा अब इसके अंदर से हम लोग कुछ तो MR निकाल सकते हैं अपना। सबसे पहले भाई Al की बात कर ले तो बेटा Al एक होता है 27 का, तो 27 × 2 हो जाएगा क्योंकि 2 Al हमारे पास। S अगर आप देखो तो 3 1 जा 3, 3 S है मेरे पास, तो एक S होता है बेटा 32 का, तो 32 × 3 हो जाएगा, प्लस O 4 3 जा 12, ठीक है, 12 O है, और एक होता है बेटा 16 का, तो 16 × 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये x अगर आप देखो तो ये पूरे H2 के MR से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ और अंदर H2 का पूरा MR में कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो H2 का MR कैसे कैलकुलेट होगा भाई, 2 H है मेरे पास, तो मैं लिख लेता हूँ 2 × 1, मतलब एक H का MR होता है 1, AR होता है 1, और इंटू 2 है मेरे पास H, तो इस वजह से मैंने 2 × 1 कर दिया। और एक ऑक्सीजन है मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 16 × 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन होता है बेटा 16 का, तो ये मैंने कर दिया। और ये पूरा मिला के बेटा किसके इक्वल हो जाएगा 666 के इक्वल हो जाएगा। तो ज़रा कर लेते हैं, मैं ज़रा इन सबका टोटल, इस पूरे का ना टोटल एक साथ निकाल रहा हूँ, इस पूरे का टोटल मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखा देता हूँ। 27 × 2 प्लस 32 प्लस 32 × 3 प्लस 16 × 12, ठीक है। तो आप देखो मैंने पूरे कैलकुलेटर के अंदर मैंने इसका पूरा टोटल एक साथ निकाल दिया। आप देखो यहाँ से अगर तो 27 × 2 प्लस 32 × 3 प्लस 16 × 12, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं इसका सिर्फ टोटल निकाल लेता हूँ। तो इसका टोटल मेरे पास बनता है बेटा 342, तो इस वाले का टोटल बन गया 342 प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा, और अंदर जो मेरा टोटल बनेगा 16 × 1 इज 16 प्लस 2 × 1 इज 2, तो 2 + 16 इज 18, तो ये बन जाएगा अंदर 18, ठीक है, और इक्वल टू 666, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये 342 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा मेरे पास 18x इज इक्वल्स टू 666 माइनस 342, ठीक है, 666 माइनस 342 इज 324, तो 18x इज इक्वल्स टू 324, ठीक है। और x को मुझे अकेला करना है, तो मैं क्या करूँगा 18 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 324/18, ठीक है। तो जब मैं अपॉन 18 करूँगा, इसको डिवाइड बाई 18 करूँगा, तो मेरे पास वैल्यू भी 18 ही आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ भी 18 आ रही है, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन दिए हमारे पास टॉपिकल्स के अंदर। इंशाल्लाह जब हम लोग टॉपिकल्स करेंगे ना, तो बेटा इसके और ज़रा हम लोग क्वेश्चंस डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। अच्छा अब हमें दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखनी है जो कि एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट से रिलेटेड होते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट मैंने आप लोग को सबसे पहले लेक्चर के अंदर बताया था मोल्स के कि भाई एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने बात करी थी कि भाई अगर हम लोग एक मोल की बात कर रहे हैं तो एक मोल के अंदर भाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आप किसी कंपाउंड की बात कर रहे हो, या आइंस होते हैं अगर आप किसी एक आइन की बात कर रहे हो, या फिर आपके पास एटम्स होते हैं अगर आप किसी एटम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी थी कि एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने से 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। तो अगर मैं एक मोल ऑफ सोडियम डालूंगा तो इसका मतलब मैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम डाल रहा हूँ उसके अंदर। अगर मैं एक मोल ऑफ वाटर डाल रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने खैर ये बातें सारी डिस्कस करी थी पहले लेक्चर के अंदर। अब हम लोग इसके सवाल देखते हैं, इसके सवाल किस तरह से आता है। मुझे बोलता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO और एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। मुझे बोलता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सच एज NO जो है ना वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है। तो देखो एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपको ना इतनी डिटेल देता है कि बच्चा ना फंस जाता है वहाँ पे, ठीक है।
अब बोलता है एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम अ कार इंजन कंटेन्स 0.002% बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये लाइन आपको समझने की है। बोलता है गाड़ी के जो इंजन में से बेटा जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है ना, गैस जो निकलती है गाड़ी के इंजन में से, उस गैस के अंदर ना जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है वो सिर्फ 0.002% होती है। मतलब गाड़ी के इंजन से जो गैस निकलेगी उसके अंदर से सिर्फ 0.002% नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगी, यानी NO होगा। इसके अलावा बाकी सारी दूसरी गैसेज होंगी। मुझे बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या कैलकुलेट करना बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने किसके? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के करने इन 960 dm³ ऑफ एग्जॉस्ट गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो मुझे क्या बोलता है कि मेरे पास एग्जॉस्ट गैस का वॉल्यूम कितना दिया है मुझे? 960 dm³। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बच्चे समझते हैं ये वॉल्यूम है, सर मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 लगाओ और 960 अपॉन 24 कर दो तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे NO2 पे। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम्हें जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये एग्जॉस्ट गैस का दिया हुआ है, मतलब गाड़ी के इंजन से जो गैस निकली है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। भाई गाड़ी के इंजन से 960 dm³ ऑफ गैस निकली है। तुम्हें ये थोड़ी बोला है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम ये है। तुम्हें ये बात बोली कि भाई जो गाड़ी के इंजन से जो गैस निकली है वो 960 dm³ निकली है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बेटा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर से हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना है, क्योंकि हम लोग को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। हमें टोटल एग्जॉस्ट गैस के थोड़ी मॉलिक्यूल चाहिए, हमें किसके चाहिए? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है मुझे वो चाहिए होगा। बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 960 dm³ तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम है। बोलता भाई ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी इसके लिए आपको थोड़ी सी, कि 960 dm³ ऑफ एग्जॉस्ट गैस बोला है इसने यहाँ पे। सबसे पहले काम कर लेते हैं, भाई मेरे पास एग्जॉस्ट गैस का वॉल्यूम था 960 dm³। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इस परसेंटेज से। इस परसेंटेज से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि उसने मुझे बोला था कि एग्जॉस्ट गैस में से 0.002% जो है ना वो मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो मैं इसको 0.002% से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास आ जाए कि भाई मेरे पास एग्जॉस्ट गैस में से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितनी आई थी, मतलब 960 dm³ में से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितनी थी। तो उसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं 960 इंटू 0.002%। अब देखो बच्चे एक गलती पता है क्या करते हैं? बच्चे 960 इंटू 0.002 करते हैं, परसेंटेज का साइन नहीं लगाते। परसेंटेज का साइन लगाओगे तो बेटा गलत आएगा आंसर। तो याद रखना कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन लगा देना। वो कैसे लगाना है ये देख लो। शिफ्ट दबाना है, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो शिफ्ट दबाओगे और शिफ्ट दबाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसके ऊपर परसेंटेज आ रहा है। आप शिफ्ट दबाने के बाद इस ब्रैकेट को दबा दोगे तो परसेंटेज बन के आ गया। बहुत बच्चों के पास वो व्हाइट वाले कैलकुलेटर में मेरे ख्याल से यहाँ पे की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे की होगी, तो वो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास देखो आंसर क्या है? 0.0192, ठीक है। तो ये जो 0.0192 dm³ जो आया है मेरे पास बेटा, अब ये मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम आ चुका है मेरे पास। अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 960 dm³ मेरे पास एग्जॉस्ट गैस का वॉल्यूम था, उसके अंदर सिर्फ 0.002% नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है। तो मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करा तो जाहिर सी बात है मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स चाहिए थे। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। तो मैं 0.0192 अपॉन 24 करता हूँ तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो मैं इसको जब डिवाइड बाई 24 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। इसको मैं ज़रा नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट ENG दबा के। तो देखो क्या आ गया मेरे पास? 0.0008, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.0008। ये किसके मोल्स आ चुके हैं बेटा? मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आए हैं मोल्स, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम लोग NO कहते हैं ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मेरे पास मोल्स आ चुके हैं। ये बात मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बेटा मैंने ये जो वॉल्यूम डिवाइड करा है किसका था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का था। तो मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम लूंगा तो मेरे पास मोल्स भी तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आएंगे ना। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अगला काम करना है। मेरे पास मोल्स आ चुके हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। मुझे क्या चाहिए? इसके मॉलिक्यूल्स चाहिए। मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट की आप लोग को पता है वैल्यू क्या होती है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम कर लेता हूँ। मोल्स मेरे पास आ गए 0.0008 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं, ठीक है, अपॉन इसके नीचे वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू रख दी नीचे। अब आपको ये बात पता है सिंपल सी कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वहाँ जाके, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 0.008 है मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और मैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, ये देखो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मैं इसको इक्वल्स टू दबा देता हूँ।
तो मेरे पास देखो आंसर क्या आया 4.816 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 20। तो इसका मतलब है कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हैं 4.816 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 20 मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो मैं इसी फॉर्म के अंदर आंसर दे दूंगा अपना, ठीक है, क्योंकि वजह ये कि भाई मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 20 है, तो मैं इतने ज़्यादा डेसिमल थोड़ी लिख सकता हूँ 4.816000000 इतने ज़्यादा डेसिमल थोड़ी लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसका आंसर दे दूंगा। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। मुझे बोलता है सैंपल ऑफ क्लीन ड्राई एयर कंटेन्स 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बाई वॉल्यूम। अब देखो इसने मुझे क्या बोला है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। इसने मुझे बोला है कि भाई जो क्लीन ड्राई एयर का जो सैंपल है ना, जो ड्राई एयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% है, ठीक है। अब मुझे क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए इन 480 डीएमक्यूब ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अब आप एक बात यहाँ पे देखो, इससे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नहीं दिया बेटा। अगर ये मुझे बोलता है ना कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 480 डीएमक्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। लेकिन यहां पे इसने मुझे किसका वॉल्यूम दिया है, यहां पे इसने मुझे क्लीन ड्राई एयर का वॉल्यूम दिया है। मतलब मुझे बताया कि भाई ड्राई एयर मेरे पास कितनी है 480 डीएम क्यूब है मेरे पास। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे ये चाहिए होगा ना कि भाई इस 480 डीएम क्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है। तो अब मैं जरा ये करके देख लेता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास 480 डीएम क्यूब ऑफ क्लीन ड्राई एयर है, उसके अंदर से सिर्फ 0.04% मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.04% से। तो 480 इंटू 0.04। अच्छा, अब मैं अगर यू करूंगा ना, देखो मेरे पास आंसर आएगा गलत। ये देखो मेरे पास आंसर आ रहा है गलत, ठीक है। मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 119.2। ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया यहाँ पे। तो बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है गलती, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया शिफ्ट और ब्रैकेट दबा के, ठीक है। ये मेरे पास आ गया परसेंटेज का साइन। अब देखो, अब मेरे पास क्या आ रही वैल्यू 0.192। तो आप देखो फर्क आ रहा है आंसर के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू 0.192 डीएम क्यूब। ये मेरे पास किसका वॉल्यूम आ चुका है बेटा, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ चुका है। ये बात मुझे कैसे पता चली भाई, ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मेरे पास क्लीन ड्राई एयर का वॉल्यूम था 480, मैंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड के जो परसेंटेज होती है ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बेटा मोल्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 से मैं निकालता हूँ। वॉल्यूम है मेरे पास 0.192 अपॉन 24 करता हूँ मैं इसको। तो 0.192 को डिवाइड बाई 24 करता हूँ मैं। ये मेरे पास बन गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। इसको मैं ज़रा शिफ्ट ENG करके मैं इसका डेसिमल पीछे ले जाता हूँ, दैट विल बिकम 0.008, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने आ गए मेरा बेटा 0.008। ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या काम करना है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स तो हैं, मुझे ये करना है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट आप लोग को पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 उसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग जरा कर लेते हैं 0.08008 था, सॉरी 0.008 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रो कांस्टेंट इज 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं आपको पता है ये बात कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा वहाँ जाके। तो ये देखो 0.008 था, मैंने मल्टीप्लाई का बटन दबाया यहाँ पे और मैं लिखा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23, ये मैंने लिखा और मैं इक्वल्स टू दबा दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 4.816 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 21। तो ये मेरे पास बेटा मेरे मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आंसर मोर और लेस थोड़ा सा सेम ही आ रहा है, ऊपर वाले में 10 पावर 20 था, यहाँ पर 10 पावर 21 है, क्योंकि वेरिएंट के सवाल है। मतलब एक 2-1 वेरिएंट का होगा, एक 2-2 वेरिएंट का होगा। तो इस तरह से वेरिएंट के सवाल हैं, तो इस तरह से वैल्यूज बहुत सिमिलर है। लेकिन दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।